नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 18 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे क्या नया संविधान या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉसिबल है। ये क्वेश्चन हाल ही में रेज हुए हैं क्योंकि एक आर्टिकल पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है विवेक देबरॉय, उन्होंने एक आर्टिकल हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था और उसी का नतीजा है कि ये क्वेश्चन कि भारत में नया संविधान पॉसिबल है या नहीं, ये रेज हुआ है। आज हम लोग इसी को डिकोड करेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या रादर भारत के संविधान ने कौन से चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं और क्या नया संविधान बन सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कैन बी फेस बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहले डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली विवेक देबरॉय जो चेयरमैन है पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा क्या है। देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके प्रोविजंस है, उनमें मेजॉरिटी जो प्रोविजंस है वो जीओआई एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसी का नतीजा है कि आज की कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉलोनियल लीगेसी है। उनका यह भी मानना है कि कुछ स्टडीज की गई है, उनके मुताबिक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 17 साल तक होता है। उन्होंने आगे चलते हुए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने के लिए कमीशन तक नियमा गया था, दैट इज वर्किंग अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके बारे में बताओ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या कमीशन जो है वो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी, उन्होंने एडमिन्स एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कमीशन का निर्माण किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीलुक किया जाए और कहीं पे कुछ मेजर चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि जस्टिस वेंकट चलैया जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो एक्चुअली इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के। और उन्होंने 2002 में अपना कमीशन का रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया था। दैट कमीशन रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 1979 पेजेस और ये इतना बल्कि रिपोर्ट था। बट सब्सिक्वेंट जो भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विवेक देबरॉय जी ने आगे चलते हुए कहा है कि खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद क्लियर किया है कि वन शुड टेक अ रीलुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन एट द पीरियोडिक बेसिस। तो ये ओवरऑल इनका आर्ग्यूमेंट है विवेक देबरॉय जी का कि हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना चाहिए। अब ये नए कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस है, ये सिर्फ अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। ये अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो दैट हैज बीन डन ऑलरेडी। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज के चंद्रशेखर राव, दैट इज केसीआर, उन्होंने भी 2022 में ये इशू रेज किया था कि वी शुड लुक फॉर एन आइडिया टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कंसर्न ये था कि जिस प्रकार से पावर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, और जहां पे सेंटर को सबसे ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट, सो इसी का नतीजा है कि केसीआर, दैट इज के चंद्रशेखर राव, जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उन्होंने भी ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चंस रेज किए थे। तो एग्जैक्टली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फेनोमेनन है, उससे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से चैलेंजेस है हाल ही के केस में। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसको एग्जांपल के रूप में देखें तो यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया था 1789 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में। कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट्स
have been done, only 27 amendments. Or India, up to 2021, 105 amendments have already been done. So a lot of flexibility is there in case of Indian Constitution for an amendment. इसका नतीजा हम लोगों ने देख लिया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसी का नतीजा था कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी बीन चेंज। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड की है ये बड़ा चैलेंज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज कंपेयर टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अगर देखें तो पावर का इम्बैलेंस और एक मेजर चैलेंज है जो स्टेट और सेंटर, जैसा कि मैंने कहा कि सेंटर को एक्सेसिव पावर्स नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो पॉलिटिकल बट ऑल्सो लेजिस्लेटिव बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव powers compared to the states and states have excessive power compared to the local bodies। तो ये इम्बैलेंस है पावर का। इसका एग्जांपल के तौर पे ले ले तो हाल ही में जो दिल्ली में दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल और दिल्ली सर्विसेज एक्ट के रिगार्डिंग इशू हुआ है, जहां पे सेंटर ने ऑर्डिनेंस निकाल के दिल्ली सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा है। तो ये ओवरऑल इशू ये सेंटर का एक्सेसिव यूज ऑफ पावर के ऊपर डिसाइड करता है एंड दैट हैज बीन ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी हैज एन एक्सेस पावर एंड दैट कैन ओवरटर्न द लॉज एज वेल। सो हम लोगों ने देखा कि जैसे एनजैक का मामला था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वहां पे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक बिल लाया गया था थ्रू द पार्लियामेंट और उसको ओवरटर्न कर दिया था जुडिशियरी ने, ये कहते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है ये और एक चैलेंज है जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत आई है और ये है क्या ये पॉसिबल है। यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा फाली एस नरीमन साहब का, जो ज्यूरिस्ट है, नोटेड ज्यूरिस्ट है। इनके बारे में अगर मैं कहूं तो ये पद्म विभूषण विनर है, ये बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने 2005 में द साइलेंसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जब लेक्चर दिया था इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा था वी विल नेवर बी एबल टू पीस टुगेदर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंट डे इवन इफ वी हैव एन इनोवेटिव आइडियाज वी कैनॉट गेट अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव राइट नाउ। उनका क्लियर कहना था कि आप कितने भी बेटर आइडियाज लेके आओ, वी कैनॉट मेक अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हाट वी हैव राइट नाउ। क्योंकि उनका मानना था कि जो फोर्सेस उस टाइम पे मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था उस टाइम पे थे, दैट फोर्सेस आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। उसमें आता है स्पिरिट ऑफ परसुएशन, ऑफ अकोमोडेशन और टॉलरेंस। ये चीजें जो है ये आज के कंडीशन में सबसे लो सिचुएशन पे है और इसी का नतीजा है कि जो द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल, उन्होंने फाली नरीमन साहब का एक स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे दिया है उसी का रेफरेंस द हिंदू के इस आर्टिकल में भी मिलता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या होंगे अगर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कैन इट बी पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली एट दिस स्टेज, जैसा कि नरीमन साहब ने भी ऑलरेडी क्लियर किया कि विद द अमाउंट ऑफ principles that we have, it is really impossible to come out with a new constitution। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूं तो कांग्रेस एट दैट टाइम हैड एन अकोमोडेटिव स्पिरिट विच सिम्स लैकिंग टुडे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंगाल से जीत के आए थे। अब जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये जो जहां से वो आए थे, जिस प्रोविंस से आए थे, वो बंगाल वाला पार्ट पाकिस्तान की तरफ चला गया, मतलब हाल ही का जो बांग्लादेश है उसको में चला गया। और इसी का नतीजा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज लूज देयर सीट। लेकिन कांग्रेस ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनको जितवाया और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर से लाने का प्रयास किया गया। तो ये जो अकोमोडेटिव स्पिरिट था
उस टाइम की कांग्रेस, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आज के सिचुएशन में लैकिंग है। इसी का नतीजा है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट ले तो ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, if 5 minutes were wasted on the one day, the House would assemble 5 minutes earlier in the next day and sit until the night to complete the pending work. This shows the value for the time and value for the work done for the nation. Now this whole thing and efforts are absent in the present scenario. 5 मिनट भी अगर वेस्ट किया जाता था डिस्कशन में तो वो 5 मिनट जल्दी काम करते चालू करते थे दूसरे दिन, और वो काम जल्दी कंप्लीट करने के लिए रात तक, देर रात तक वो काम किया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट है और हाल ही के सिचुएशन में ये सिनारियो नहीं दिखता है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यू द सफरिंग्स ऑफ नेशन हैड अंडरगॉन अंडर द फॉरेन रूल, क्योंकि वो खुद मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वेर एक्चुअली द फ्रीडम फाइटर्स, तो उनको मालूम था कि क्या सफर उन लोगों ने किया है ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पुटिंग द नेशन फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई पार्टी, आइडियोलॉजी, कास्ट, रिलीजन, इनसे पहले उनको था नेशन। बट टूडेज लीडर्स टेंड टू चूज देयर पार्टी फर्स्ट, और उसको अगर हम लोग ज्यादा डिकोड करें तो कास्ट, रिलीजन, क्लास, इन सारी चीजों में आज के लीडर्स ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं रादर देन द नेशन फर्स्ट। ये एक चैलेंज है कि जिसकी वजह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आना इम्पॉसिबल लगता है। लास्ट अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट ले तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट होता था उसमें हार्डकोर क्रिटिक्स के पॉइंट्स भी टॉलरेट किया जाता था, उनके सजेशंस भी सुने जाते थे। अगर वो अकोमोडेटिव है तो उनको अकोमोडेट भी किया जाता था, अगर उनके सजेशंस नॉट फाउंड अप देयर वुड बी अ हेल्दी डिबेट, एटलीस्ट दे शुड हैव अ हेल्दी डिबेट, उनको बोलने का मौका मिलता था। बिल्स आजकल ऐसे पास होते हैं कि अपोजिशन मेंबर्स को उनका व्यू रखने का टाइम भी नहीं मिलता है और आजकल अपोजिशंस वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल सिनारियो है कि आज की कॉन्स्टिट्यूशन या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाना इम्पॉसिबल लगता है। अब यहाँ पे ये एक सिचुएशन ओपन एंडेड रख गई है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। इससे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमारे फोर फादर्स ने रखे हैं उनको टच ना करते हुए पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को उनको वायलेट नहीं करना है। और अगर अमेंडमेंट हो सकती है तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट, लेकिन टोटल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये एक चैलेंज है और लगता है कि सिनारियो में इम्पॉसिबल है। मुझे आपके सजेशंस या आपके कमेंट्स इसके ऊपर क्या है वो जरूर सुनना अच्छा लगेगा। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन इन द न्यूज। सो अगर आपको लगता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपके कुछ राय है तो पुट इट इनटू योर कमेंट बॉक्स। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।